अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह कराएंगे आखिर पर। लेकिन सबसे पहले देखेंगे आज की 5 बड़ी खबरें। जहां पर सबसे पहले खबर रहने वाली है एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में आज यूनिफाइड कमांडिंग की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ रहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने माता खीर भवानी में आज हाजिरी दी है और सूरत हाल का भी जायजा लिया है। आने वाले मेले के हवाले से क्या कुछ मजीद इसका तफसीलात आपको बताऊंगा। इसके अलावा मोहल्लकीन को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, महबूबा मुफ्ती की तरफ से अपील की गई। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। ये क्या कुछ मामला है, क्योंकि JN1 के नाम से एक नया वायरस आया है, उस सिलसिले में आपको जानकारी दें। जहां पर अगली खबर वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। क्या कुछ इस बीच खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज नहीं बल्कि कल वो दिन है जब शहीद मिल्लत मीर वाइस मौलवी फारूक का 35वां यौम विसाल मनाया जाएगा। तो आज की ये बड़ी खबरें रहने वाली, इनकी तफसीलात की ओर जाएंगे और उसके बाद अब तक 10 बड़ी सुर्खियां भी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से आगाज करेंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से आज अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारों के हवाले से LG मनोज सिन्हा की सदारत में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई है। मौजूदा सूरत हाल और यात्रा के सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वहीं माता खीर भवानी का दौरा किया है और वहां पर भी मेले के हवाले से उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है और खासकर तैयारियों का भी जायजा लिया है। जी बिल्कुल, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वादी के मौजूदा सूरत हाल और आइंदा अमरनाथ यात्रा पर तबादला ख्याल किया गया। जिस तरीके से इस जो इजलास मुनाकिद हुआ, इसमें खुफिया एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के आला अफसरान ने शिरकत की और जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया, मौजूदा सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई और जहाँ पर अमरनाथ यात्रा जिसकी शुरुआत होने वाली है उस हवाले से भी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। हुकाम ने यात्रियों के लिए एक मखसूस और पुरअमन यात्रा को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इक़दाम पर गौर किया। जनाजरी वही बात करें, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने भी माता खीर भवानी का दौरा किया, जहां उन्होंने सालाना माता खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही इस मेले के साथ साथ अमरनाथ यात्रा का पुरअमन और खुशहाली से साथ मुकम्मल होने की खुसूसी दुआएं की गई। वज़ीर आला ने इस मौका पर कहा कि उनकी सरकार और साथ ही सिक्योरिटी एजेंसियां पहले खीर भवानी मेले और फिर अमरनाथ यात्रा के हवाले से पूरी तरह मुतहरिक है और तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहों की रौनक दोबारा लौट आएगी। इस पर अमरनाथ यात्रा के बाद मुकम्मल होने के बाद कुछ खुसूसी इक़दाम किए जाने का यकीन भी दिलाया। वज़ीर आला ने इस मौका पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जहाँ तक सिविल इंतजामिया का सवाल है, हम अपनी तैयारियां जो है हमने शुरू की हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, उसके लिए भी तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि पहले माता खीर भवानी का जो यहाँ पे 3 जून को होना है मेला, पहले वो कामयाब तरीके से रहे। उसके बाद अमरनाथ जी का जो यात्रा है, एक सोनमर्ग बालतल से, दूसरा पहलगाम से, दोनों जो हैं ठीक तरफ से जाएं और सारे यात्री जो यहाँ से सही सलामत जाएं, यही हमारी मुकम्मल कोशिश होगी। हुआ है हिट, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें कुछ खास नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि अभी थोड़ा सा हालात जो हैं वो संभलने दो। उसके बाद जो टूरिज़्म के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के आगे जाके एक प्रोग्राम जो है उसके तहत हम दोबारा टूरिज़्म को रिवाइव करने का जो एक सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म रिवाइव हो। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आना शुरू कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा, यात्रा ठीक से गुजरे तो उसके बाद शायद हम दोबारा टूरिज़्म के रिवाइवल का काम जो है वो हाथ में ले सकेंगे।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस बीच उन्होंने अहम बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हलाक होने वाले अफराद को शहीद का दर्जा दिया जाए और महलूकीन के लिए 50 लाख मुआवजे का मुतालबा भी उन्होंने किया। मुतासिरीन के अहलखाने को सरकारी नौकरी दी जाए, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। इन बातों का इजहार जो है महबूबा मुफ्ती ने किया और जहाँ पर प्रोफेसर अली के हवाले से भी उन्होंने ट्वीट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिक्र किया कि प्रोफेसर अली ने जो है सच कहा है और उन्हें कैद कर दिया है। और कई बातें हैं जहां पर साफ तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो गोलाबारी की गई थी, जिसकी वजह से कई मकान है जो तबाह हो गए थे, और उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि 50 लाख मुआवजा जो है वो देना चाहिए और जो इसमें हलाक हुए हैं उन्हें भी शहीद का दर्जा देना चाहिए। जी बिल्कुल अतिया, जहाँ बात करें साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की, तो उन्होंने कई मुतालबात रखे। सबसे पहला जो मुतालबा उन्होंने रखा वो ये कि जितने भी महलूकीन हैं, खासकर हिंद पाक कशीदगी के दौरान और शेलिंग से जितने भी मुतासर हुए हैं, उन महलूकीन को शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने एक मामला रखा जो इंतहाई अहम है, जहां पर हुकूमत की जानिब से उन तमाम महलूकीन के लिए 50 लाख मुआवजे की बात की गई थी, 10 लाख माफ़ कीजिएगा 10 लाख मुआवजे की बात की गई थी। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने मुतालबे को मजीद बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि 50 लाख मुआवजा उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो इसमें हिलाक हुए हैं या शहीद हुए हैं, उन सभी लोगों के अहल खाना को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने प्रोफेसर अली के हवाले से भी कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने सच कहा है और सच की सजा हमेशा कैद होती है और वही उनके साथ हो। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए। और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है, तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज़ हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाज़ा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि नजर आगे बढ़ जाएंगे। अब बात वो करेंगे जहां पर शहीद मिल्लत मीर वाइस मौलवी फारूक की 35वीं यौम शहादत के सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबों का एहतमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। आज शहीद मौलवी फारूक की खिदमत को याद करते हुए मुकर्रिरीन ने शहीद मीर वाइस को दूर अंदेश और इंसान परवर करार देते हुए कहा कि बरसगीर में मीर वाइस फारूक हमेशा अमन खुशहाली के लिए आखिरी दम तक काम करते रहे और यही वजह है कि मसले बंदूक बरदारों की आंखों में वो खटकते रहे और मौका मिलते ही शहीद मीर वाइस को अपने ही घर में गोलियों का निशाना बनाया गया। 21 मई सन 1990 का वो दिन जब मीर वाइस फारूक को मसले इंतहा पसंदों ने गोलियों का निशाना बनाकर अब्दी नींद सुला दिया, जिसके बाद वादी में इज़्तिराबी कैफियत पैदा हुई और उन्हें पूर्णम आंखों के साथ ईदगाह श्रीनगर में सुपुर्द-ए-लहद किया गया। मीर वाइस आखिरी दम तक मरकजी जामे मस्जिद के मिंबर और मेहराब से रियासती अवाम के कुलूब को मुअत्तर करते रहे और अब यह सिलसिला उनके फर्जंद डॉक्टर उमर फारूक अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने मीर वाइस मौलवी उमर फारूक को माफ कीजिएगा मौलवी फारूक को खिराज अकीदत भी पेश किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर अंजुमन नसरतुल इस्लाम और मीर वाइस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जो है आज हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में मंशियात से पाक कश्मीर की तामीर, तुलबा और माशरे का किरदार के अनवान से मुनक्किदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में तेज़ी से बढ़ते मंशियात के बहरान पर गहरे तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नशा और अदियात और मंशियात के इस्तेमाल अब महज एक तशवीशनाक
मसला नहीं बल्कि एक मुकम्मल बहरान का शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो कश्मीरी नौजवानों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल को शदीद खतरे में डाल रहा है। ये वो मनाजिर हैं, वो तस्वीरें हैं जहाँ पर मीर वाइज मौलवी उमर फारूक आज तकरीब में गए और उन्होंने इस मौका पर क्या कुछ कहा, थोड़ा सा आपको झलक दिखाते हैं। ये नहीं है, सिचुएशन ये नहीं है कि हमें जो है इसके हवाले से सिर्फ आगाही या अवेयरनेस पैदा करनी है। ये तो क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे लिए। ये अवेयरनेस का मामला नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट का मामला है, क्योंकि आज जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो आज हमारे पास मीडिया के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए जो डेटा हमारे पास आ रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश का माहौल पैदा हो गया है। सिंगापुर में 14,000 केसेस दर्ज किए गए, वहीं हिंदुस्तान में भी 257 मस्बत और 2 की मौत भी वाक़ हो चुकी है। इसी तरीके से बात करें, हांगकांग में 30 अमवात हुई हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना की और एक वेरिएंट ने दस्तक दी है और इस सिलसिले में अब तशवीश का माहौल भी दुनिया भर में पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल, जहां पर एक और बार फिर से तशवीश का माहौल दुनिया भर में देखने को मिल रहा है और जहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है कि अलर्ट भी है। और भारत की बात करेंगे, हालांकि अभी तक ज़्यादा केसेस यहां पर नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस वक्त घबराए हुए हैं। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, इससे हर तरफ तशवीश का माहौल देखने को मिल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के दरमियान 3,000 मरीज सामने आए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 11,000 मामले थे और यहाँ मामलों में 28% का इजाफा देखने को मिला, यानी कि अचानक से जो जंप है इन केसेस में देखने को मिला। वहीं हांगकांग में जनवरी से अब तक जो 81 मामले सामने आए हैं, उनमें से 30 की मौत भी हो चुकी है। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि यहाँ मरीजों की तादाद के बारे में कोई इतला हासिल नहीं हुई है, यानी कि अभी तक कोई भी डेटा सामने वहाँ से नहीं आया है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना से जुड़े 257 मामले जो है वो सामने आए और फिलहाल जो बताया जा रहा है, अक्सर कोरोना के बाद जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं, इन्फेक्शन ज़रूर लोगों में क्रिएट कर रहे हैं और इस मर्तबा जो इन्फेक्शन के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट GNI और इसके सब वेरिएंट जो है LF7 और NB 1.8 को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अफसरा का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये लग रहा है कि नए वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक या तेज़ी से फैलने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो घबराने की बात इस वक्त नहीं कहा जा रही है, जो एक्सपर्ट्स उनकी तरफ से नहीं कहा जा रहा है। और जहाँ पर अगर हम इस वेरिएंट की बात करेंगे, पहले भी WHO की तरफ से कहा गया था कि ये जो वेरिएंट है कंसर्न वाली बात नहीं है, हालांकि इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया गया था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो केसेस सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं अफरा तफरी भी है और लोगों में खौफ भी पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल अतिया, अगर बात करें तो ये जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JN1, इस सिलसिले में आपको बताएंगे कि चीन और थाईलैंड में भी कोविड को लेकर हुकूमत अलर्ट पर है। चीन में बीमारियों की जांच करवाने जा रहे मरीजों में कोरोना वायरस पाए जाने के मामले दोगुने हो गए। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह भी दी गई है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज एंड यूनिफिकेशन के आदाद शुमार के मुताबिक कोविड की लहर जल्द ही तेज हो सकती है। वहीं थाईलैंड में भी 2 अलग अलग इलाकों में तेजी से कोविड के केस बढ़ने के मामले सामने आए हैं। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और जहां पर बताया गया कि इस मौके पर जो फरीकीन हैं उन्हें 2-2 घंटे का वक्त भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए और हम तमाम मसाइल पर बहस करेंगे। कपिल सिब्बल है, उनकी तरफ से जो इन बातों का इजहार किया गया, जहां पर वक्फ के हवाले से बात करेंगे। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो हुई और उस मौके पर क्या कुछ खास रहा उस हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर 2-2 घंटे का वक्त जो है फरीकीन को दिया गया और जहां पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि तमाम मसाइल जो है उन पर बहस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बात करें सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून की मुखालफत में जो दायर अर्जियात थे उन पर समाअत आज की गई।
CJI BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की 2 रुकनी बेंच वक़फ़ एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत उन्होंने की। अदालत के किसी अबूरी फैसले तक पहुंचने से पहले दोनों फरीक अपने अपने दलाइल पेश कर रहे थे और इसके लिए दोनों फरीकों को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया। चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस बात पर उन्होंने गौर किया कि आया एक तरमीम शुदा कानून पर अमल दरामद को इस वक्त तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक उस मामले पर हतमी फैसला नहीं हो जाता। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह CJI के साथ दूसरे जज भी शामिल थे और इस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का फरीक पेश करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर 3 नुकात पर फैसला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 जवाब दिए, लेकिन फरीकैन ने इन तीनों मसाइल के अलावा दीगर मसाइल का भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 मामला पर तवज्जो देनी चाहिए, ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से कहा गया। जी बिल्कुल, जहां पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में अबूरी हुकुम जारी करने पर समाअत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून गैर आईनी है और इसका मकसद वक्फ इमलाक को कंट्रोल करना है। तरमीमशुदा कानून में ये शर्त रखी गई है कि वक्फ की जाने वाली जायदाद पर तनाज़ा के किसी भी इम्कान की सूरत में तहकीकात की जाएगी और जहां पर कलेक्टर तहकीकात करेगा, तफ्तीश के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। तहकीकात रिपोर्ट आने तक जो जायदाद को वक्फ नहीं समझा जाएगा, जबकि वक्फ जायदाद अल्लाह के नाम पर कर दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बार वक्फ हो जाए तो वो हमेशा के लिए है। हुकूमत इसमें माली मदद नहीं कर सकती। मसाजिद में तनाज़ा नहीं होता, वक्फ इदारे चंदे पर चलते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दरगाहों में जो नजराना दिया जाता है, इस पर सुंबल ने कहा कि मसाजिद की बात कर रहे हैं, दरगाह अलग है। बहुत बहुत खैर मकदम है। आगे बढ़ेंगे और आपको एक और खबर के हवाले से जानकारी देंगे, जहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के इजरा की सर्विस के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर सर्विस प्लस पोर्टल से अब जन सोगम पोर्टल पर इसे मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे रेवेन्यू की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है और साथ ही तमाम डिप्टी कमिश्नरों को भी इस सिलसिले में हिदायत जारी किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर, जहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेशन के इजरा की सर्विस के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पहले सरप्लस पोर्टल पर ये हुआ करता था इसकी रजिस्ट्रेशन, और अब वही जन सोगम की जानिब मुंतकिल कर दिया गया और अब जो भी रजिस्टर करेंगे वो जन सोगम पोर्टल पर ही इसका जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी बिल्कुल, जहां पर महकमा रेवेन्यू ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के उजरा के लिए सर्विस को सरकारी तौर पर सर्विस प्लस पोर्टल से जन सोगम पोर्टल पर मुंतकिल कर दिया है। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को भेजी गई हिदायत के मुताबिक तहसीलदारों समेत जारी करने वाले हुक्म को हिदायत दी गई है कि वो नई सर्टिफिकेट के जरिए जो सर्टिफिकेट्स के उजरा को यकीनी बनाए। पोर्टल पहले की सर्विस प्लस पोर्टल के जरिए कोई नई दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएगी। हुकूमत के अंदर सेक्रेटरी अफाक अहमद के जरिए जारी करदा हुक्म में मजीद दरख्वास्तें की गई हैं ताकि शफाफियत और रसाई के लिए इस पोर्टल की तब्दीली के बारे में आम लोगों को मुतला करने के लिए वसी पैमाने पर जो तहशीर की जाए। इस तब्दीली का मकसद जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए खिदमात को हमवार करना और तरसील की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। तो नाजरीन, अब आपको आखिर पर 10 बड़ी सुर्खियों के हवाले से भी आगाह करेंगे और एक के बाद एक आपको बताएंगे आज दिन भर के हवाले। सबसे पहले आपको बताएंगे LG मनोज सिन्हा की सदारत में यूनिफाइड कमान की मीटिंग हुई। मौजूदा सूरत हाल और यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का लिया गया जायजा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाक शेलिंग में हलाक होने वाले अफराद को शहीद का दर्जा दिया जाए। शेलिंग मुतासरीन के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग की। जिला गांधरबल के एक कंगन इलाके में आसमानी बिजली गिरने से हुआ नुकसान। खाना बदोशों की 40 भेड़ें और बकरियां हिलाक। खाना बदोशों में गम का माहौल। सुरनकोट में मंदिर पर ग्रेनेड हमले में तहकीकात। पाक मुकीम मिलिटेंट समेत 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। हिंद पाक कशीदगी के दौरान जाँ बहक होने वाले डीप फौजी जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। तेजस्वी यादव का अमित शाह को खत। लखनऊ में अखिलेश यादव माफी मांगू के लगे पोस्टर। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर मुतनाज़ा पोस्ट का इल्जाम।
छत्तीसगढ़ के वजीर आला की सख्त कार्रवाई की हिदायत। मंगेली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर के मिश्रा फौरी तौर पर मुअत्तल। ज़ेर इल्तवा आबपाशी मंसूबों पर लापरवाही का इल्जाम। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश। सिंगापुर में 14,000 तो हिंदुस्तान में 257 मामले। हांगकांग में 30 अमवात। बेंगलोर में बारिश से हालात अबतर। कई रिहायशी इलाके ज़ेर आब। 3 अमवात। डीके शिव कुमार का मुतासरा इलाकों का दौरा। गजा को पहुंचाई जाने वाली इमदाद में कोई रुकावट पैदा ना की जाए। इजराइल के खिलाफ एक साथ आए 22 गैर मुस्लिम ममालिक। वहीं आगे बढ़ेंगे। गुंदो भलेसा में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जश्न मनाने के लिए एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली के अंदर का बीजेपी वर्करान और इलाके के लोग बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और इस तिरंगा रैली के हवाले से उन्होंने मजीद क्या कुछ जानकारी दी। इसमें एमएलए भद्रवाह दलीप सिंह परिहार भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा आपको सुनाते। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी तिरंगा रैली है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो हमारे देश में हुई है, इसके लिए आज हमने तिरंगा रैली जो है यहाँ गुंदो में नहीं, चंगा में नहीं, सारे हिंदुस्तान में ये रैलियाँ निकल रही है। और आज हमने भी जितने भी हमारे वर्कर हैं, जितने भी हमारे मंडल प्रधान हैं, आज हम गुंदो और चंगा में जो है ये मंडलों में ये रैली जो निकाल रहे हैं। धर्म पूछ के जिनको कत्ल किया था पाकिस्तान ने, और जो पाकिस्तान का इरादा था कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ाया जाए, मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के हिंदू मुसलमानों को। जैसे ये हादसा सब लोगों ने सुना। नाज़रीन, चलिए न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप यूँ देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुझे और अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।